स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसा कि हमेशा की तरह आज के भी इस वीडियो में हम लोग साइंस के टेस्ट को करेंगे, जो होने वाले बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट को करवाया जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को करते हैं, आज के इस प्रश्न को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है, ध्यान से देखिएगा। और जिन लोगों को भी दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, जिन लोगों को भी दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए या बिहार पुलिस, बिहार एसएससी का जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाया गया है उसका पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग उसके लिए हमारे दो चैनल, एक टेलीग्राम पे जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या आप लोग टेलीग्राम में जाके जीएस मैग्नेट सर्च करके वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दोस्तों हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसे भी आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा मटेरियल वहां पर भी आप लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा समुद्री लहरों में भंडारित होती है? निम्न में से कौन सी ऊर्जा समुद्री लहरों में भंडारित होती है? चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो इसका राइट जवाब आप लोगों को पता होना चाहिए। समुद्री लहरों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी होता है, द्रव चलित ऊर्जा भी होता है और गतिज ऊर्जा भी होता है। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का संयोजन होगा। तीनों प्रकार की ऊर्जाओं को संयोजन होगा, क्योंकि समुद्री लहरों में दोस्तों ये तीनों प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, उसको देखिएगा। निम्न में से किस सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? चर्चित प्रश्न है दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है। निम्न में से किस सिद्धांत के लिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, बताना है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। चलिए, जिन लोगों को भी पता है दोस्तों, वो लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो के लास्ट में दोस्तों अपना स्कोर एक बार जरूर बताइएगा, जिससे हम लोग को संतोषजनक रिजल्ट मिले। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों। निम्न में से किस सिद्धांत के लिए आइंस्टाइन को जो दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दोस्तों, आइंस्टाइन का नोबेल पुरस्कार ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सापेक्षिकता का सिद्धांत की वजह से दिया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा। पराध्वनिक विमान किस प्रकार की एक प्रघाती तरंग का उत्पादन करते हैं? पराध्वनिक विमान जो होता है दोस्तों, किस प्रकार की एक प्रघाती तरंग उत्पन्न करते हैं? चारों तरंगों का नाम आप लोगों के सामने है दोस्तों, बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए, जिन जिन लोगों को भी पता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते चलिए। ठीक है, तो चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो पराध्वनिक विमान में से दोस्तों क्या निकलता है दोस्तों? ध्वनि बूम निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों? कौन सा तरंग? ध्वनि बूम निकलता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसको देखिएगा। निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है बताना है दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है दोस्तों। तो चलिए, जिन जिन लोगों को भी ये क्वेश्चन का राइट आंसर पता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। तो चलिए, अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रव्यमान जो है, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। बाकी घनत्व, आयतन और चाल, ये तीनों के तीनों व्युत्पन्न परिणाम है। इसमें पूछा है दोस्तों क्या? नहीं है। क्या पूछा है दोस्तों? नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो है अल्ट्रासाउंड से संबंधित आवृत्तियों का परास क्या होता है? अल्ट्रासाउंड से संबंधित आवृत्तियों का परास क्या होता है दोस्तों, बताना है। चलिए 385 नंबर प्रश्न का राइट जवाब बताइए दोस्तों। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी
कि 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। कितना होता है दोस्तों? 20 हर्ट्ज से नीचे होता है अल्ट्रासाउंड से संबंधित आवृत्तियों का पारस। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से वह युक्ति क्या है जो टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो आदि में विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु प्रयुक्त होती है? बताइए दोस्तों कौन सी युक्ति है दोस्तों, बताइए। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, बताइए फटाफट जिन लोगों को भी पता हो इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए दोस्तों बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो इसका राइट जवाब संधारित्र। क्या दोस्तों? संधारित्र, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? प्रकाश विद्युत सेल दोस्तों प्रकाशीय ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है दोस्तों, बताना है। तो चलिए 387 नंबर प्रश्न का राइट जवाब बताइए दोस्तों, इसका कौन सा होगा? तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। प्रकाशीय यानी कि प्रकाश विद्युत सेल जो दोस्तों प्रकाश को किस में कन्वर्ट करता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। एक समान गति में निम्न में से किसकी तरंगदैर्घ्य दीर्घतम होती है? एक समान गति में निम्न में से किसकी तरंगदैर्घ्य दीर्घतम होती है? एक समान गति में से निम्न में से किसकी तरंगदैर्घ्य दीर्घतम होती है? चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब जिन जिन लोगों को भी पता है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों वो दीर्घतम होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा। दृश्य प्रकाश की अधिकतम तरंगदैर्घ्य के संगत फोटॉन की ऊर्जा लगभग कितनी होती है? बताइए दोस्तों फोटॉन की ऊर्जा लगभग कितनी होती है? तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.6। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो चलिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा। एम द्रव्यमान व भी वेग के कण के संगत डी ब्रोगली के संबंधित तरंगदैर्घ्य का क्या होती है? सॉरी दोस्तों, डी ब्रोगली से संबंधित तरंगदैर्घ्य क्या होती है? बताइए दोस्तों। यदि पदार्थ का द्रव्यमान एम और वेग भी हो तो उसका तरंगदैर्घ्य डी ब्रोगली के से संबंधित कौन सा होगा? इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया है दोस्तों, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो H/mv। क्या दोस्तों? H/mv, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। और हाँ दोस्तों, जितने लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं, अगर ये टेस्ट आप लोग को अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह की जितने भी PDF आप लोगों को चाहिए दोस्तों वो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया गया है। वहां आप लोग ज्वाइन करके इसका जितना PDF है दोस्तों आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम के साथ साथ दोस्तों व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर भी इस तरह के क्लासेस कराए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। अल्फा व बीटा कणों के आयनीकरण का कारण क्या है? अल्फा व बीटा कणों की आयनीकरण का कारण क्या है दोस्तों, बताइए। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब बताइए दोस्तों। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को पता होना चाहिए, यानी कि स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है तारों में ऊर्जा उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तारों में ऊर्जा उत्पन्न होता है उसका प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, बताइए। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया है दोस्तों, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो तारों में ऊर्जा का मुख्य कारण जो है दोस्तों, तारों में ऊर्जा का मुख्य कारण जो है दोस्तों वो है
हल्के नाभिकों का संलयन। हल्के नाभिकों को संलयन के वजह से तारों में जो है दोस्तों ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब आप लोग बताइए कि सूरज में दोस्तों, सूरज में किस प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों? तो नाभिकीय संलयन से। किससे दोस्तों? नाभिकीय संलयन से। अगर आप लोगों को पूछा जाए दोस्तों कि परमाणु बम में किस प्रकार से ऊर्जा संयोजित होता है दोस्तों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए नाभिकीय विखंडन। कौन सा दोस्तों? नाभिकीय विखंडन। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। सिलिकॉन में अशुद्ध रूप से आर्सेनिक मिलाने पर, सिलिकॉन में अशुद्ध रूप से आर्सेनिक मिलाने पर प्राप्त होने वाला परिणामी पदार्थ किस प्रकार का होता है? तो चलिए 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, बताइए किस प्रकार का होगा दोस्तों यदि सिलिकॉन में आर्सेनिक मिला दिया जाएगा। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार का दोस्तों अर्धचालक आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है, देखिएगा, चालकों के प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या होता है? चालकों के प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या होता है ये बताना है दोस्तों। तो चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बताइए। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो आप लोग को पता होना चाहिए चालकों के प्रतिरोध का ताप गुणांक जो होता है दोस्तों धनात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों? धनात्मक होता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, टेप रिकॉर्डर ध्वनि को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? दोस्तों आजकल बहुत पुराने जमाने का बात है टेप वाला दोस्तों। टेप का जमाना अब खत्म हो चुका है दोस्तों। टेप के बाद सीडी आया दोस्तों, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क जिसका फुल फॉर्म होता है, वो भी क्या हो गया दोस्तों? खत्म हो गया। उसके बाद जमाना आ गया दोस्तों मेमोरी का। किसका जमाना आ गया? मेमोरी का। मेमोरी का भी जमाना अब क्या हो गया दोस्तों? खत्म हो गया। अब आ गया है डायरेक्ट, आप लोग को कुछ भी सर्च करना होता है वो आप लोग यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे युग में हम लोग हैं दोस्तों। हम लोग को अपने आप पे गर्व होना चाहिए। तो चलिए बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर यानी कि ध्वनि तरंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टेप रिकॉर्डर में ध्वनियों को ध्वनि तरंग के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा ध्यान से। वो है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? सड़क पर चलते समय दोस्तों किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? चलिए 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है दोस्तों, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब। दोस्तों इसका राइट जवाब बताइए जिन जिन लोगों को भी पता है। और आप लोग वीडियो के अंत में दोस्तों आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों। और इस टाइप के जितने भी पीडीएफ चाहिए दोस्तों आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से प्राप्त फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया गया है दोस्तों, जा करके आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थानांतरणीय गति व घूर्णी गति। स्थानांतरणीय गति व घूर्णी गति। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी कण को साम्य अवस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? किसी भी कण को साम्य अवस्था में रखने के लिए दोस्तों बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो बलों की अधिक न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। बी इज द दोस्तों राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा, निम्न में से नाभिकीय बल क्या है? नाभिकीय बल क्या है दोस्तों बताना है। तो चलिए 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, बताइए दोस्तों निम्न में से नाभिकीय बल क्या है? तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो आप लोग को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लघु पारसी आकर्षण बल। लघु पारसी दोस्तों आकर्षण बल। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, कणित क्या दोस्तों? कणित निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? कणित जो दोस्तों निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, फटाफट बताइए दोस्तों।
जो कणित है निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बर्नौली के नियम पर। किसके दोस्तों? बर्नौली के नियम पर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से किसमें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की परिघटना प्रयुक्त होती है। निम्न में से किसमें प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की परिघटना पूर्ण होती है, प्रयुक्त होती है। देखिए बताइए, चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, यानी कि मृग मारीच का बनना, और कि वर्नाक्यूलर का प्रचालन, इंद्रधनुष का निर्माण, तारे का टिमटिमाना। तो बताइए कौन दोस्तों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है इनमें से चारों में से। तो चलिए आप लोग को बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृग मारीचा का निर्माण होना। मृग मारीचा का क्या होता है दोस्तों, ये पिछले प्रैक्टिस सेट में आप लोग को करवाया गया है, वहां पे जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, वो जो है प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है बहुत प्यारा प्रश्न है दोस्तों, इसको देखिएगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है दोस्तों। सौर ऊर्जा को यानी कि धूप से हमें बिजली प्राप्त करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो अभी आप लोग कुछ समय पहले आप लोग प्रकाशीय वोल्ट सेल के बारे में अभी बताया गया था दोस्तों। किसके बारे में? प्रकाशीय वोल्ट सेल, यानी कि ए इज द राइट आंसर। जो प्रकाशीय वोल्ट सेल होता है दोस्तों वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर का नाम आप लोग सुने होंगे। किसका दोस्तों? सोलर। ठीक है, सोलर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, देखिएगा ध्यान से, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जो कपड़ा धोया जाता है दोस्तों जिस मशीन के द्वारा, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों बताइए फटाफट। चार ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया है, तो चलिए जिन जिन लोगों को भी पता है दोस्तों बताते चलिए। ठीक है, और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक हम लोग को वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, इसलिए आप लोग एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, लाइक आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपकेंद्रीकरण। क्या दोस्तों? अपकेंद्रीकरण। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है दोस्तों? किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है बताइए दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए दोस्तों कि क्या होगा दोस्तों इसका राइट जवाब। चलिए फटाफट जिन लोगों को भी पता है बताइए। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को पता होना चाहिए, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। यानी जितने भी शांत वस्तुएं होती हैं दोस्तों उसमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती हैं। जैसे आपके घर के खंभे दोस्तों, उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? स्थितिज ऊर्जा। और आप लोग को पता होना चाहिए कि शांत जल में, क्या दोस्तों, शांत जल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों, शांत जल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है दोस्तों बताइए। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक, आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पिछले प्रैक्टिस सेट में करवाया गया है। अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर आप लोग जा करके देख सकते हैं, 3 में आप लोग को उस वहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो जब भी किसी चुंबक को छड़ को लटकाया जाएगा दोस्तों तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा की ओर इंगित करता है, यानी कि दोस्तों उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण। यही कारण है दोस्तों इसका इस्तेमाल पुराने ज़माने में दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास बनाने में किया जाता है। क्या दोस्तों? कंपास बनाने में किया जाता था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, उसको ध्यान से देखिएगा। सुदूर संवेदी युक्ति में कौन सा एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है? कौन सा एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है दोस्तों बताइए। तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब दीजिए दोस्तों। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो इसका राइट जवाब आप लोग को पता होना चाहिए, अवरक्त किरण। कौन सा किरण दोस्तों? अवरक्त किरण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा, हीरे की चमक का
सॉरी दोस्तों, हीरे की चमक का कौन सा कारण सही है? हीरा क्यों चमकता है दोस्तों, ये बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। चलिए बताइए फटाफट, हीरे के चमकने का कारण क्या है दोस्तों? तो चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उच्च अपवर्तनांक। तो बताइए दोस्तों, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों हीरे का अपवर्तनांक की बात की जाए तो 2.42 होता है। कितना दोस्तों? 2.42 होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, उसको ध्यान से देखिएगा। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? जो हम लोग बातचीत नॉर्मली करते हैं उसमें ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है दोस्तों, बताना है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग को पता होना चाहिए, 30 से 40 डेसिबल। 30 से 40 डेसिबल। और ध्वनि की चाल कितनी होती है दोस्तों? ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने भाप इंजन का आविष्कार किया था? भाप इंजन किसने बनाया था दोस्तों, ये बताना है। बहुत ही चर्चित प्रश्न है दोस्तों, आसान सा सवाल है, आप लोग को पता होना चाहिए कि भाप इंजन जो है दोस्तों किसने बनाया था। तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग को पता होना चाहिए, जेम्स वाट ने दोस्तों भाप इंजन का निर्माण किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है दोस्तों? बताइए फटाफट इस चैनल का राइट जवाब। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाउड स्पीकर। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में जो है दोस्तों लाउड स्पीकर जो है बदलता है। अगर बात की जाए इसको इसमें ट्यूबलाइट का दोस्तों, तो ट्यूबलाइट जो है दोस्तों वो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। ट्यूबलाइट किसमें बदलता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, अगर सितार की बात की जाए दोस्तों, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। किसमें दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अगर बात की जाए सोलर सेल को, अभी मैंने आप लोग को बताया दोस्तों कि सोलर सेल प्रकाशीय ऊर्जा को किसमें बदलता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में। लेकिन इस क्वेश्चन में दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा है ध्वनि ऊर्जा को तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाउड स्पीकर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, थियोडोलाइट नामक यंत्र में, थियोडोलाइट नामक यंत्र से किसका मापन किया जाता है? थियोडोलाइट नामक यंत्र से किसका मापन किया जाता है दोस्तों? बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो थियोडोलाइट के द्वारा दोस्तों, थियोडोलाइट के द्वारा लंबवत कोण की माप किया जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, देखिएगा, फोकस आंख के किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? फोकस जो है आंख के किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है दोस्तों? चलिए बताइए फटाफट, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों। तो चलिए, अगर आप लोग को पता नहीं है दोस्तों तो मैं बता रहा हूं। फोकस जो है दोस्तों रेटिना पर क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करता है। आंख, फोकस जो है आंख के रेटिना पर सामंजस्य स्थापित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, यानी कि किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है दोस्तों? बताइए दोस्तों। चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो किसी भी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्धारित करता है दोस्तों, निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दोनों, वेग और द्रव्यमान। और बात की जाए संवेग का दोस्तों, तो संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों? भी एम भी क्या होता है दोस्तों? एम भी, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सी क्रिया के लिए वात्य भट्टी का प्रयोग किया जाता है? वात्य भट्टी का प्रयोग कौन सी क्रिया के लिए किया जाता है दोस्तों? बताइए। 413 नंबर प्रश्न का राइट जवाब बताइए। वात्य भट्टी में जो कौन सी क्रिया के लिए वात्य भट्टी का उपयोग किया जाता है? तो चलिए अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपचयन। ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपचयन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। अगला जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यानी कि लक्ष्य क्या दोस्तों?
लक्स निम्न में से किसकी इकाई होती है? लक्स निम्न में से किसकी इकाई होती है दोस्तों बताइए। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। जितने लोग भी इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक हम लोग को मोटिवेट करने का काम करता है, ठीक है। और बार बार मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप लोग को इस प्रकार की सभी प्रकार की पीडीएफ चाहिए, जितने भी टेस्ट हुआ है सारे के सारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रदीप्ति स्तर का ऑप्शन, यानी लक्स जो है किसकी इकाई है दोस्तों? प्रदीप्ति स्तर का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है, किसी संधारित्र को विद्युत परिपथ में किस कारण से उपयोग में लाया जाता है? किस कारण से उपयोग में लाया जाता है दोस्तों बताइए। चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी यानी कि विद्युत आवेश संग्रहण हेतु, विद्युत आवेश संग्रहण हेतु। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा, निम्न में से फेरड किसका मात्रक है? फेरड किसका मात्रक है दोस्तों बताना है, लाजवाब प्रश्न है, बताइए फेरड किसका मात्रक है। तो चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो फेरड की बात की जाए तो फेरड जो है दोस्तों विद्युत धारिता का मात्रक है दोस्तों। क्या दोस्तों? विद्युत धारिता का मात्रक फेरड है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है उसको देखिएगा दोस्तों, आसान सा सवाल है, निम्न में से कौन सा सदिश मात्रक नहीं है? सदिश मात्रक कौन सा नहीं है दोस्तों जिसमें दिशा जो है नहीं होता है? तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों, सदिश मात्रक कौन नहीं है दोस्तों बताइए। चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो गति जो है सदिश मात्रक नहीं है, बाकी आवेग, विस्थापन और बल लागू जो है दोस्तों सदिश मात्रक के अंतर्गत आती हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है उसको देखिएगा दोस्तों, निम्न में से किसकी जांच में गाइगर मूलर काउंटर का प्रयोग किया जाता है? किसकी जांच के लिए गाइगर मूलर काउंटर का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब। जिन जिन लोगों को भी पता है दोस्तों बताते चलिए आप लोग। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि रेडियो सक्रिय स्रोत विकिरण, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर तापमान को मापने के लिए सबसे उपयुक्त है? निम्न में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर तापमान को मापने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग को पता होना चाहिए, ए पाइरोमीटर। क्या दोस्तों? पाइरोमीटर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा, गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो चलिए बताइए दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया है दोस्तों, बताइए कौन सा इसका राइट जवाब होगा। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब का दोस्तों, तो न्यूटन का प्रथम नियम। कौन सा दोस्तों? न्यूटन का प्रथम नियम, बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, गोली छोड़ने के बाद राइफल का पीछे की ओर प्रक्षेपित होने का कारण क्या है? गोली छोड़ा जाता है तो राइफल जो है पीछे की ओर धक्का देता है, तो ये न्यूटन के किस नियम को फॉलो करता है दोस्तों, यानी कि न्यूटन के किस नियम को क्या करता है? फॉलो करता है। तो चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के गति के तृतीय नियम। न्यूटन के गति का क्या दोस्तों? तृतीय नियम, बी इज द राइट आंसर। तृतीय नियम क्या होता है दोस्तों? यानी क्रिया के प्रति विपरीत फल होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, यानी कि ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है? किस बल के कारण रुक जाती है दोस्तों? ब्रेक जब मारते हैं तो कोई भी कार हो या मोटरसाइकिल साइकिल लगाने पर क्या हो जाता है दोस्तों? रुक जाता है। किस बल के कारण रुकता है बताइए दोस्तों। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो घर्षण बल के कारण। किसके कारण दोस्तों? घर्षण बल के कारण जो है गाड़ियां रुक जाती हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा, कोयले से वाणिज्यिक रूप में उत्पादित होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? कोयले से वाणिज्यिक रूप में उत्पादित होने वाली ऊर्जा को
क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो उसे ताप ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ताप ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में दोस्तों अधिकतर इलेक्ट्रिसिटी किस ऊर्जा से बनाई जाती है दोस्तों? अधिकतर इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली किससे पैदा किया जाता है? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, ध्यान से देखिएगा, जल विद्युत संयंत्र किसको किस में परिवर्तित करता है? जल विद्युत संयंत्र किसको किस में परिवर्तित करता है दोस्तों? मैं आप लोग क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों। जल विद्युत संयंत्र किसको किस में परिवर्तित करता है? मैं आप लोग को हिंट्स के लिए दोस्तों मैं आप लोग को ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। चलिए बताइए दोस्तों इसका राइट जवाब क्या होगा। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। गतिज ऊर्जा से दोस्तों क्या? विद्युत ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। क्योंकि दोस्तों जल गति करके टरबाइन पे गिरता है और टरबाइन जो दोस्तों घूमता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है दोस्तों? बिजली प्राप्त होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी दोस्तों? फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, सबको पता होना चाहिए, हर किसी के जुबान पे रहता है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? बताइए दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब दीजिए। चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन का राइट जवाब के, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग को पता होना चाहिए, न्यूटन। किसने दोस्तों? न्यूटन ने। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है? चंद्रमा पर दोस्तों पलायन वेग का मान कितना होता है? ठीक है, ये बताना है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है दोस्तों? पिछले प्रैक्टिस सेट में करवाया गया, आप लोग देख सकते हैं, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है। तो चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि इस स्पीड से किसी वस्तु को चंद्रमा पर ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो वो वस्तु चंद्रमा के कक्ष को पार कर जाएगा और नीचे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आप लोग को बताना है दोस्तों कि पृथ्वी का, अगर बात की जाए दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग, तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी इस स्पीड से किसी वस्तु को ऊपर फेंकिएगा दोस्तों तो पृथ्वी के कक्ष को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा और जो है दोस्तों वो नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है? कौन सा विकल्प जो है दोस्तों उष्मा का कुचालक है, ये बताना है दोस्तों। आसान सा सवाल है दोस्तों, बताइए, इसका ऑप्शन देकर के आप ऐसे ही बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो उष्मा का कुचालक दोस्तों लकड़ी होता है। क्या होता है दोस्तों? लकड़ी होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, उसको ध्यान से देखिएगा, निम्न में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निरंतर तापमान को उष्मा का संचारण होता है? किसके कारण उष्मा का संचारण होता है दोस्तों? बताइए, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर किसके वजह से उष्मा का संचरण होता है? उस विधि को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आप लोग के सामने है दोस्तों, बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चार ऑप्शन आप लोग के सामने है। चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, संवहन। क्या दोस्तों? संवहन। क्या दोस्तों? संवहन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों उसको देखिएगा ध्यान से, देखिएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चाक मूलतः क्या होता है? ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चाक मूलतः क्या है दोस्तों? प्रयुक्त चाक जो है दोस्तों क्या होता है बताइए। तो चलिए अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेरक। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेरक। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसको ध्यान से देखिएगा, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य क्या है? ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य क्या होता है दोस्तों? बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों, बताइए। बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब की दोस्तों, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नर्म लोहा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, वो है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सी धातु है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? विद्युत चुंबक के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों, ये बताना है। तो चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट जवाब का, तो लोहा का किया जाता है, निकेल का भी किया जाता है, कोबाल्ट का किया जाता है, लेकिन दोस्तों तांबा का उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए
आशा करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका पीडीएफ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, पीडीएफ इसका फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक अगले सेशन के साथ, अगले टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।